नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 सीरीज, जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो है सरकारी योजनाओं के सीरीज में पहला लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें इन टॉपिक्स को कवर किया गया था, जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 10,000 एफपीओ के गठन और कृषि अवसंरचना कोष। इसका हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे के टॉपिक को हम देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो सबसे पहला हम आज देखेंगे खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल NMEO ऑन ऑयल पाम। ठीक है, तो ये एक प्रकार का केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? आयात बोझ को कम करना है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किस पे? पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। पाम ऑयल क्षेत्र का विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना है लक्ष्य इसका। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन को 2021 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के ऑयल पाम विकास कार्यक्रम भी इस योजना में शामिल कर लिया गया। ऑयल पाम पश्चिमी अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है। यह तुलनात्मक रूप से भारत में एक नई फसल है। इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है उच्चतम वनस्पति तेल उपज क्षमता है। यह दो अलग अलग तेलों अर्थात ताड़ के तेल और ताड़ की कीड़ी के तेल का उत्पादन करता है। इन तेलों का उपयोग खाद्य के साथ साथ औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारत के कुल खाद्य तेलों का 57% आयात करते हैं। विश्व 25-26 तक ऑयल पाम का क्षेत्रफल को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है और इसकी उत्पादन क्षमता को 11.2 लाख टन तक करना है। क्षेत्रफल को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है और इसका जो उत्पादन है वो 11.2 लाख टन तक करना है। क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 11.2 लाख टन। ठीक है, इसके लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे इंटरक्रॉपिंग के लिए इनपुट, रख रखाव के लिए बीज उद्योग, पौधाशाला आदि की स्थापना, जल संचयन के लिए इन सभी की सहायता प्रदान की जाएगी। कुशल जल प्रबंधन इसमें किया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान, इसके लिए 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है भारत में। भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान जो है भारत में 28 लाख उत्पादन क्षमता का आकलन किया है। अभी जो हम उत्पादन कर रहे हैं 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, और जो उत्पादन है टोटल 11.2 लाख टन है। तो ये 3 पॉइंट है। हमारी जो क्षमता है भारत में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाम ऑयल का उत्पादन हम कर सकते हैं। अभी 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चल रहा है और जो है अभी 11.2 लाख टन। ठीक है, अब अगला देखते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH। यह भी केंद्र प्रायोजित योजना है। देश में बागवानी के विकास के लिए कार्य करती है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका अन्य उद्देश्य क्या है? इसमें जो उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना। उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। MIDH, जैसे MDH हम लोग लिखते हैं तो उसके आगे MI कर दीजिए, MIDH है। ठीक है, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें यही है कि क्षेत्रफल कवरेज और उत्पादकता को बढ़ाना है, अर्थात फसल विविधीकरण करना है, पारंपरिक फसलों से लेकर बागवानी, अंगूर के बाग आदि तक, और किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना है ताकि क्षेत्रफल कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। क्षेत्रफल, एरिया, कवरेज और उत्पादकता ACP, इसमें वृद्धि हो सके, ये हमारा लक्ष्य है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? 2014-15 में शुरू हुआ था। कवर की गई फसल क्या है? फल, सब्जी, कंद मूल, ये सब सारा कुछ होगा। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र में वित्त पोषण की साझेदारी क्या है? पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य सरकार, जैसे भारत सरकार का 60% रहेगा और राज्य सरकार का 40%। पूर्वोत्तर में 90-10 का रेशियो है। ठीक है, MIDH के तहत वित्त पोषण वाली गतिविधियां क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन करना, नर्सरी और उत्तक संवर्धन इकाइयों की स्थापना करना,
क्षेत्र विस्तार करना, फल, सब्जी और फूलों के लिए नए नए बाग बगीचों की स्थापना, अनुत्पादक पुराने और जीर्ण बागों का उद्धार करना, संरक्षित खेती को बढ़ावा देना, जिसमें ग्रीन हाउस भी हो जाएगा, पॉली हाउस हो जाएगा, जैविक खेती और प्रमाणीकरण, जल संसाधन संरचना और वाटर सेट प्रबंधन, फसल उपरांत प्रबंधन और विपणन, बागवानी मशीनीकरण और परागण के लिए मधुमक्खी का पालन। तो MIDH के अंतर्गत अन्य सारी गतिविधियाँ आती हैं जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण बीज, उत्तक संवर्धन, क्षेत्रफल विस्तार और जो पुराने बाग बगीचे हैं उनको पुनरुद्धार करना, उसके बाद पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आदि आदि क्षेत्र में उत्पादकता लाना, उत्पादकता में सुधार करने वाले जो बेमौसमी फसल है उसको उगाना, जैविक प्रमाणीकरण, ये सब जैविक खेती और उसका प्रमाणीकरण, जल संसाधन, वाटर सेट प्रबंधन, फसल उपरांत प्रबंधन और विपणन अवसंरचना और बागवानी मशीनीकरण, ये सारी गतिविधियां MIDH के अंतर्गत शामिल है। पूर्वोत्तर हिमालय राज्य में बागवानी मिशन के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन इन नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन नॉर्थ ईस्ट, हॉर्टिकल्चर मिशन इन नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए एक मिशन चल रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, फिर नारियल विकास बोर्ड भी है, CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और उसके बाद केंद्रीय बागवानी संस्थान CIH, ये सारी संस्थाएं जो है हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। एक और जो है MIDH के अधीन जो पहल है वो है चमन। बागों में चमन खिलते हैं तो बागों अर्थात बागवानी में चमन। एक है वो हॉर्ट नेट, HORT, हॉर्ट नेट, तो हॉर्टिकल्चर नेट। तो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए E-गवर्नेंस या फिर इंटरनेट का उपयोग करते हुए इसका हॉर्टनेट परियोजना यही है कि वेब आधारित जो कार्य प्रवाह है उसको मेंटेन करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, हॉर्टनेट। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हम बागवानी मिशन के लिए हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड संस्थान है, CDB है, उसके बाद CIH है, केंद्रीय बागवानी बोर्ड, CDB क्या होगा, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, और CIH है केंद्रीय बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा चमन है और क्या है, हॉर्टनेट है। बस ये 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखना है, हमारा काम हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। खेती के अलग अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ये KCC है। खेती के अलग अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अलग अलग चरण मतलब जैसे मान लिया बीज बोने से पहले खेत की जुताई, सिंचाई वगैरह, उसके बाद बीज उत्तम किस्म का बीज हो, खाद, कीटनाशक आदि का उपयोग। तो अलग अलग जो चरण है उसके लिए जो वित्तीय आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड को जारी किया गया है। कर्जान्वयन एजेंसी क्या है, कौन कौन है, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक हो सकते हैं, लघु वित्त बैंक, सहकारी समितियां, इसकी कर्जान्वयन एजेंसी है। लाभार्थी कौन होंगे, सभी किसान, व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू स्वामित्व है, काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार, बटाईदार, काश्तकार किसान, बटाईदार किसान आदि। कवरेज क्षेत्र, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्र। अन्य उद्देश्य निम्नलिखित के लिए लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना, फसलों की कृषि और फसल कटाई के बाद के व्यय के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फसल की कृषि और फसल कटाई के बाद के खर्च के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फसल उपरांत जुड़े व्यय के लिए कृषि उपज के विपणन हेतु ऋण प्रदान करना। किसान परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कृषि परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी का निर्माण और कृषि एवं संबंध गतिविधियों के निवेश संबंधी ऋण की आवश्यकताओं के लिए। तो KCC का उपयोग कृषि के प्रत्येक चरण के लिए है। तो प्रत्येक चरण में आप सब देख लीजिए, बीज बोने से लेकर के कटाई और कटाई के उपरांत तक, इन सभी चीज़ों में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है किसानों को। तो किसान जो है वो ऋण ले सकते हैं, लघु ऋण ले सकते हैं। कहाँ कहाँ से ले सकते हैं,
वाणिज्यिक बैंक से ले सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं, RRBs से ले सकते हैं, लघु वित्त बैंक से ले सकते हैं और सहकारी समितियों से ले सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। अल्पकालिक ऋण 1.6 लाख रुपए तक के जमानत रहित ऋण, 1.6 लाख रुपये तक का जमानत रहित ऋण, कोई प्रक्रियागत शुल्क नहीं लगेगा इसमें। 3 लाख रुपए तक के तत्कालिक उधारकर्ता के लिए 3% तक ब्याज अनुदान। 3 लाख रुपये तक का यदि ऋण लेते हैं तो उसमें 3% तक का ब्याज अनुदान भी मिलेगा। ऋणों की प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन किया जाएगा 2:1 के अनुपात में। ठीक है। अगला, दीर्घकालीन ऋण भी मिलेगा कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए, निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए। जोखिम कवरेज, केसीसी धारक को बाहरी हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता आदि में उनका जोखिम कवरेज भी है। अन्य सुविधाएं क्या है? तो पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को केसीसी प्रदान किया जाएगा। पीएम किसान के सभी लाभार्थी केसीसी प्रदान किया जाएगा। एटीएम सक्षम रुपे कार्ड होगा इसमें। सीमा के भीतर अनगिनत बार आहरण किया जा सकता है। सीमा के भीतर अनगिनत बार आप इसको कैश को निकाल सकते हैं, एक बार में संपूर्ण दस्तावेजीकरण। ये अन्य सुविधाएं केसीसी के माध्यम से मिलता है। ठीक है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, इसे कैफेटेरिया स्कीम कह रहे हैं। कैफेटेरिया स्कीम देखते हैं क्या है। राज्य को कृषि और संबंध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। राज्यों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये नाम से हम चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो क्या है कि राज्यों को कृषि एवं संबंध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए तभी विकास होगा। कृषि विकास कब होगा? जब हम कृषि में निवेश बढ़ाएंगे। तो राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप कृषि में निवेश को बढ़ाइए, सार्वजनिक निवेश को बढ़ाइए। यह एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है, राष्ट्रीय है तो केंद्र प्रायोजित परियोजना है। तो RKVY हो गया राष्ट्रीय कृषि विकास। कृषि विकास कब होगा? जब उसमें हम सार्वजनिक निवेश करेंगे और ये राष्ट्रीय परियोजना है। ठीक है। कवरेज सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा। RKVY रफ्तार के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र है। राज्यों को लचीलापन, राज्य अपने आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार योजना के तहत परियोजना और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। ठीक है। राज्य सरकार अपनी कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार और अपने आवश्यकताओं के तहत परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। अन्य उद्देश्य, फसल पूर्व एवं फसल कटाई के पश्चात की आवश्यक कृषि अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से किसान के प्रयासों को और मजबूती देना, जिससे गुणवत्ता, आदान, भंडारण, बाजार सुविधा आदि तक पहुंच में वृद्धि होगी तथा यह किसान को सूचित विकल्प का चयन करने में सक्षम बनाएगा। ये देखिए, फसल पूर्व से लेकर के फसल कटाई के बाद तक का जो कृषि अवसंरचना का निर्माण है, निवेश करना है कृषि में निवेश करना है तो फसल कटाई से पहले से लेकर के फसल कटाई के बाद तक जो संपूर्ण अवसंरचना है उसमें निवेश की बात की जा रही है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण बीज हो, उसका आदान, तकनीकी का आदान, उसके बाद भंडारण, बाजार सुविधा आदि तक पहुँच हो। इसके लिए हमें सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी। इस कारण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। स्थानीय किसान की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण, स्थानीय किसान को फोकस किया जाएगा। अब राज्य को ये जवाबदेही दिया गया है कि अपने हिसाब से वो चाहे तो इसमें एक लचीलापन है कि अपने हिसाब से वो उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। तो योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, किसान की आवश्यकताओं के हिसाब से, स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से। राज्यों को स्वायत्तता और लचीलापन इसमें प्रदान किया गया है। मूल्य श्रृंखला संवर्धन से संबंधित उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देना, जो किसान को उनके आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादकता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है। आय सृजन वाली अतिरिक्त गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ साथ किसानों के आय जोखिम को कम करना है। विविध उप योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो देखिए, किसानों के आय जोखिम को कम करेंगे। सार्वजनिक निवेश, यदि खेतों में बीज डालने से लेकर के उत्पादन और फसल कटाई तक रहेगा तो किसानों का आय जोखिम को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। युवाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और कृषि उद्यमिता के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जिससे वे कृषि की ओर आकर्षित हो सके।
इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। RK-वीवाई को 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? 2007 में। 2017 में इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण RK-वीवाई रफ्तार का नाम दिया गया। इसमें रफ्तार शब्द जोड़ दिया गया RK-वीवाई में। RK-वीवाई 2017 में शुरू किया गया। 10 साल बाद इसमें रफ्तार शब्द को जोड़ा गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण हेतु इसका नाम दिया गया। इससे 2022-23 के बाद कृषि और किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं को विलय करके RK-वीवाई कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित किया गया। बाद में से 2022-23 में से कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित किया गया। फंड शेयरिंग पैटर्न पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए 90-10 है और अन्य राज्यों के लिए 60-40 का योगदान है। केंद्र शासित प्रदेश 100%। ठीक। राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति में अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश को धनराशि जारी की जाती है। गौरतलब के संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा SLSC की अध्यक्षता की जाती है। राज्य स्तरीय स्टेट लेवल स्वीकृत समिति है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। ठीक है। राज्यों के लिए दायित्व क्या है? राज्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। भटकों दिशा निर्देशों से कोई भटकाव नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति SC ST और महिला लाभार्थियों के लिए संसाधन का आवंटन और निगरानी एवं डाटाबेस बनाए रखना। नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम, इसमें स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अनुदान के रूप में आइडिया और प्री सीड चरण में 5 लाख रुपये और सीड चरण में 25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अनुदान के रूप में प्री सीड चरण में 5 लाख रुपये और सीड चरण में 25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। 2019-20 से 2023-24 के दौरान आगे देखते हैं। देश भर में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 5 नॉलेज पार्टनर्स और देश भर में 24 RK-वीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स का चयन किया है। इन्हें कृषि स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए चुना गया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। और देख लेते हैं RK-वीवाई कैफेटेरिया स्कीम के तहत विलय की गई प्रमुख योजनाएं क्या है। तो इसके RK-वीवाई कैफेटेरिया स्कीम के तहत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, इसके तहत मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और बायो फर्टिलाइजर का एक साथ उपयोग किया जाता है। तो कैफेटेरिया में ही मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता संबंधित स्कीम है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना है। इसके लक्ष्य बहुफसली, चक्रीय फसल, अंतर फसल, मिश्रित फसल पर बल देते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। दूसरा है INM, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को लेकर के है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। वित्तीय सहायता, इसके तहत राज्यों के अनुसार प्रदेश को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता मिलेगा। इसमें 3 वर्ष के लिए किसानों को ऑफ फॉर्म जैविक इनपुट के लिए 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष रूप से DBT के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS प्रमाणीकरण, इसमें जैविक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसानों को ऑनलाइन प्रमाणीकरण की सहायता प्रदान करता है। तो हम लोग इतना डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। थोड़ा जो मेन पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। सिर्फ एक तो हो गया मृदा स्वास्थ्य उर्वरता, दूसरा हो गया वर्षा आधारित विकास जिसको हम IFS बोल रहे हैं। उसके बाद पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है। फिर नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के अधीन एक समर्पित PGS सचिवालय है। यह सचिवालय स्थानीय समूहों को PGS इंडिया प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय परिषद को अधिकृत करने संबंधी मामलों को देखता है। तो राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और रसायन मुक्त खेती करने के लिए व्यापक पैमाने पर किसानों को शामिल करना है। इसके तहत 2023-24
25-26 के दौरान देश भर में 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना है। देश भर में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का प्रावधान है 10,000। BRC का काम गाय के गोबर और गौमूत्र आधारित जैव इनपुट जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत आदि के निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना। ठीक है। भारतीय प्राकृतिक कृषि के तहत क्या है कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना करना है और गाय के गोबर और गौमूत्र आधारित जो जैव इनपुट है जैसे जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत आदि की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। प्रति बूंद अधिक, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी इसी में शामिल है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग क्षमता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से लघु और सीमांत किसानों के लिए 55% की दर से और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता मिलता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता मिलता है। इसके अलावा किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को व्यापक पैमाने पर अपनाने हेतु पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए सब्सिडी की गणना है तो 25% अधिक इकाई लागत और सूक्ष्म सिंचाई के कम पहुंच वाले राज्यों के लिए 15% अधिक इकाई लागत को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री, यह कृषि वानिकी पर उप मिशन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर SMAF की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना का नया संस्करण है। योजना अवधि 25-26 तक विशेष ध्यान क्या करना है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल QPM के उत्पादन पर, प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री QPM क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के उत्पादन, नर्सरी की स्थापना आदि के संबंध में तकनीकी सहायता क्षमता निर्माण प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है। ICAR भी है, ये नोडल एजेंसी है किसके लिए, उत्पादन, QPM के उत्पादन, नर्सरी की स्थापना और इसके लिए फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, जल गहन धान की फसल के क्षेत्रों में दलहन, तिलहन और मोटे अनाज, शुष्क अनाज, कपास आदि के वैकल्पिक फसलों की खेती करना, ग्रामहाट GRA ग्राम्स। ठीक है। तो ये सारी योजनाएं इसमें एकीकृत किया हुआ है। तो कैफेटेरिया स्कीम है, एक कैफे में इन सारी स्कीम को शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं, इसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा स्कीम इसके तहत शामिल किया गया है और इसको हम शॉर्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। मेन पॉइंट को याद रखेंगे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जो चीज़ें हैं, कुछ राशि या कुछ योजनाओं के लिए कुछ विशेष दिया हुआ तो उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या था, फिर से देखते हैं। कैफेटेरिया के तहत क्या क्या है इसमें शामिल, एक तो है मृदा स्वास्थ्य उर्वरता सॉइल्स के लिए, फिर हो गया रेन के लिए, फिर हो गया परंपरागत कृषि विकास योजना SRP हो गया। तो S से हो गया सॉइल, R हो गया रेन, P हो गया परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना में क्या है, वित्तीय सहायता है 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। उसके बाद DBT के माध्यम से 31,000 रुपया ऑफ फॉर्म और ऑन फॉर्म जैविक इनपुट के लिए है। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी ग्रांटी स्कीम है PGS, SRPP हो गया। फिर हो गया राष्ट्रीय जैविक प्राकृतिक खेती, राष्ट्रीय जैविक, तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम इसको याद कर लेंगे, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर हो गया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, तो PNB याद कर लेंगे। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये इसमें शामिल है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्राम हाट। तो इस तरह से हम देखते हैं शॉर्ट में SRP
तो एस का क्या था, सॉइल का था, सॉइल कंजर्वेशन और उसका उत्पादकता को लेकर के था। ये हो गया रेन फॉरेस्ट्री। पी, पी से क्या था, एक बार देख लेते हैं इसमें। पी का था परंपरागत कृषि विकास योजना, SRP। फिर PNB है, तो PNB में हो गया पार्टिसिपेटरी स्कीम, पार्टिसिपेटरी ग्रांट स्कीम। एन हो गया नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, और बी हो गया था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, SRP PNB। उसके बाद पर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्राम हाट, PAG। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेंगे, SRP PNB PAG, ये 3 चीज़ याद करेंगे तो हमारा ये पूरा शॉर्ट में हो जाएगा। बाकी इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। शॉर्ट में याद करने के लिए अच्छा है। एस हो गया सॉइल, आर से हो गया रेन, ये पी से हो गया पार्टिसिपेटरी स्कीम या परंपरागत कृषि विकास योजना भी कह सकते हैं, और ये PNB हो गया पार्टिसिपेटरी। एन से था नेचुरल फार्मिंग, और बी से था भारतीय प्राकृतिक खेती, और PAG, पी हो गया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और ए में एग्रो फॉरेस्ट्री था, AF, और जी से हो गया ग्राम हाट। ठीक है, तो SRP PNB और PAG, फिर से इसको देखते हैं। एस हो गया सॉइल, आर हो गया रेन, पी हो गया परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर पी से हो गया पार्टिसिपेटरी, एन से हो गया नेचुरल फार्मिंग, बी से हो गया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ए से हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री, और जी से हो गया ग्राम हाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। योजना का उद्देश्य था किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य यह था कि किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ हो सके और पोषक तत्व का प्रबंधन कर सके। ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना है कि मिट्टी की बेहतर समझ प्राप्त करना और उसका प्रबंधन करना सॉइल हेल्थ कार्ड का उद्देश्य है। एक खेत के लिए प्रत्येक 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। एक खेत के लिए प्रत्येक 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। यह कार्ड 12 मापदंडों के आधार पर मृदा की स्थिति को व्यक्त करता है। SHC पोर्टल एक समान और मानकीकृत प्रारूप में SHC बनाने की सुविधा प्रदान करता है। अन्य उद्देश्य, देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता करना, ताकि मृदा में पोषक तत्व की जरूरत को पूरा करने के लिए एक आधार प्रदान किया जा सके। पोषक तत्वों को के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए जिलों में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित करना। मृदा परीक्षण, जिला में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना। क्षमता निर्माण, कृषि छात्रों की भागीदारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को मजबूत करना। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, सॉइल टेस्टिंग लैब, सॉइल टेस्टिंग लैब, इसकी कार्यप्रणाली को बेहतर करना है और उसे मजबूत बनाना है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, इसमें क्या देखें हम लोग, एक तो कृषि किसानों को अपने खेतों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उसका प्रबंधन करना। और क्या, इसके लिए एक पोर्टल है SHC पोर्टल। तो एक समान मानकीकरण प्रारूप को बनाने का प्रावधान है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य सरकार को भी सहायता करना अन्य उद्देश्य में, और पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरी करने के लिए एक आधार प्रदान करना। जिलों में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना, और सॉइल टेस्टिंग लैब की कार्यप्रणाली को मजबूत करना। अगला देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। SHC योजना को 2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन नमसा, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन के एक घटक के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि वर्ष 2022-23 में इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
कैप्टेरिया योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। अभी हम लोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पढ़े थे कैप्टेरिया योजना, इसमें नमसा को शामिल कर लिया गया। कैप्टेरिया योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत बनाना, जोखिम को कम करना, कृषि व्यवसाय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना। प्रमुख खाद्य एवं चारा फसलों की एकीकृत विकास, कृषि मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, एकीकृत कीट प्रबंधन योजनाएं, कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 12 मापदंडों के आधार पर मृदा की स्थिति को व्यक्त करता है। साथ ही यह अलग अलग उर्वरकों और मृदा पर किए जाने वाले अन्य संशोधनों की सलाह भी देता है। इसे विविध प्रमुख भाषाओं और बोलियों में प्रिंट किया जा सकता है। मृदा परीक्षण, मृदा के नमूनों का परीक्षण सभी 12 मापदंडों के लिए अनुमोदित मानकों के अनुसार किया जाता है। यह परीक्षण निम्नलिखित केंद्रों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कृषि विभाग और उसके कर्मचारियों या आउटसोर्स एजेंसी के स्वामित्व STLs में, या केंद्रीय विज्ञान केंद्र में, या राज्य कृषि विश्वविद्यालय में, ICAR संस्थानों में, प्रोफेसर वैज्ञानिक की देखरेख में, विज्ञान महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में इस यहाँ पे मृदा परीक्षण किया जाता है। SSC का जो 12 मानदंड है वो क्या है, तो ये देख लेते हैं। 5 सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 5 हैं। जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन। इसे देखते हैं। जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन। जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन, ये 5 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। एक गौण पोषक तत्व सल्फर, 3 प्रमुख पोषक तत्व माइक्रो पोषक तत्व NPK और 3 अभौतिक मानदंड जैसे pH। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC और ऑर्गेनिक कार्बन OC। pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन, इसको देखते हैं फिर से। और ये इसे हमें याद रखना चाहिए। और यदि इस चीज़ को हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो बहुत ही शानदार आंसर माना जाएगा। और इसी तरह से हम थोड़ा डिज़ाइन जो यहाँ पे दे रखा है इस तरह से हम करके 12 मानदंड को यदि हम उल्लेखित करते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट डालेगा। फिर से इसको देखते हैं। 12 में से 5 हो गया माइक्रो पोषक तत्व को याद करते हैं। जिंक, आयरन, बोरोन, जीव हो गया, क्यूमन, जीव क्यूमन, ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। जीव को मन नहीं लग रहा है, जीव ZIV, जीव को मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिला है। पोषक तत्व नहीं मिला है जिसके कारण जीव को मन नहीं लग रहा है। ठीक है, जीव हो गया, Z से हो गया जिंक, I से हो गया आयरन, B से हो गया बोरोन, जीव को, CU कॉपर और मैग्नीज, जीव को मन नहीं लग रहा है। 5 पोषक तत्व ये हो गया। 3 प्रमुख NP के बारे में हर कोई जानता है, तो 5 3 8 हो गया। एक हो गया गौण सल्फर, 9 हो गया। और 3 हो गया भौतिक मानदंड जो pH वैल्यू है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और ऑर्गेनिक कार्बन है, ये 3 हो गया। तो इस तरह से 9 और 3 12 मापदंड हैं जो SSC में लिए जाते हैं। अगला देखते हैं केंद्रीय, ये हो गया कि कहाँ कहाँ पे इसका परीक्षण होता है। मृदा परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। राज्य सरकार को 1 वर्ष के लिए एकत्रित सभी नमूनों में से 1% को रेफरल प्रयोगशाला में भेजना अनिवार्य है। राज्य सरकार को 1 वर्ष में एकीकृत सभी नमूनों में से 1% को रेफरल प्रयोगशाला में भेजना अनिवार्य है। ऐसा प्राथमिक प्रयोगशाला के परिणामों का विश्लेषण कर उन्हें प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार को रेफरल प्रयोगशाला में स्थापना का समर्थन करने की आवश्यकता है। ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला या मिनी प्रयोगशाला की स्थापना करना। स्थान और फसल विशिष्ट सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना। फसल विशिष्ट स्पेसिफिक, क्रॉप स्पेसिफिक सतत डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मृदा, सस्टेनेबल सॉइल, क्रॉप स्पेशली सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर
मिनी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। इन्हें व्यक्तिगत उद्यमियों यानी ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों यानी स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जा सकता है। जिला स्तरीय अधिकार समिति सरकार के सहयोग से मिनी लैब को संचालित करने के लिए लाभार्थियों उद्यमियों का चयन करने हेतु जिम्मेदार है। मृदा के प्रत्येक नमूने के लिए भुगतान। केंद्र राज्य सरकारों को मृदा के प्रत्येक नमूने के लिए 190 रुपये की राशि प्रदान करता है। मृदा के प्रत्येक नमूनों के लिए राज्य सरकार को 190 रुपये प्रदान किया जाता है। यह राशि मृदा के नमूने के संग्रह, उसका परीक्षण, उत्पादन, जनरेशन और किसान को एसएससी के वितरण की लागत को कवर करने के लिए दी जाती है। एसएससी बनवाने के लिए किसानों को कोई वित्तीय लागत वहन नहीं करनी पड़ती है। तकनीकी हस्तक्षेप। एसएससी पोर्टल, इस पोर्टल को नया रूप दिया गया है और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस के साथ एकीकृत किया गया है। इससे परीक्षण के सभी परिणामों को एक मंच पर समाहित कर उन्हें देखा जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन नमूने के संग्रह की प्रामाणिकता और जानकारी की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए नमूने की ट्रैकिंग की जाती है तथा एसएमएस के माध्यम से किसानों को अलर्ट जारी किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी नमूनों का संग्रह किया जा सकता है, उसका प्रमाणीकरण और जो नमूने हैं उसकी ट्रैकिंग और जिसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से किसान को अलर्ट भी जारी करता है। तो ये ओवरऑल सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमने देख लिया, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थी, और हमने जो 12 पोषक तत्व हैं, 12 जो मापदंड है उसके बारे में जाना, जिसमें 5 हो गया माइक्रो पोषक तत्व, 3 हो गया अन्य जो एनपीके का है वो, और बाकी एक था गौण पोषक तत्व सल्फर, और बाकी 3 भौतिक मापदंड वाले। तो ये चीज़ इसमें हमने देख लिया। और मृदा परीक्षण किस तरह से किया जाता है, इसके लिए लैब है, कौन कौन कर सकता है, और ग्रामीण स्तर पे, जिला के स्तर पर कौन इसके लिए जिम्मेवार है, और नमूने के लिए कि केंद्र सरकार जो है राज्य को प्रत्येक नमूने के लिए 190 रुपये देती है, ये भी हमने देखा। और तकनीकी हस्तक्षेप में इसमें जैसे एसएससी पोर्टल का निर्माण किया गया है और मोबाइल एप्लीकेशन भी इसके लिए है। तो ये हो गया ओवरऑल सॉइल हेल्थ कार्ड। अगला देखते हैं सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं। तो इनाम, ये हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। इनाम नाम हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम क्या होगा, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि जिनसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु मौजूदा एपीएमसी मंडियों का एक नेटवर्क बना रहा है। इनाम क्या करता है, एपीएमसी मंडियों का एक नेटवर्क बना रहा है जहाँ पे फसल के सारे जो जानकारी है उस पोर्टल पे उपलब्ध होंगे, जिससे एक क्षेत्र के किसान दूसरे जगह के भी चीज़ों को देखकर अपने फसलों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। यह एक तरह का केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। वित्त पोषण का स्रोत क्या है, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक था कृषि अवसंरचना फंड, हमने देखा था एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसी तरह से है एग्रो में ही एक टेक लगा दिया तो AITF हो गया। ठीक है, वित्त पोषण का स्रोत है वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एक्चुअली में वही इसका वित्त पोषण करता है। नोडल क्रियान्वयन एजेंसी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, ई नाम की क्रियान्वयन एजेंसी है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, ई नाम की लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो है वो इसका क्रियान्वयन एजेंसी है। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म POP भी है। अलग अलग सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म का एकीकरण इसमें किया गया है। किसानों को अपने राज्यों की सीमाओं के बाहर उपज भेजने की सुविधा प्रदान करता है। NWR नेविगेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट के माध्यम से व्यापार को सुगम बनाता है। अब ई नाम में जो इसका POP है, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, इसका डैशबोर्ड देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो व्यापार परख निगरानी, परिवहन, भंडारण, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि सलाहकार, बाजार की जानकारी मिलती है, संस्थागत खरीदारों का पता चलता है, छटाई और श्रेणी का निर्धारण होता है, कृषि इनपुट एवं अन्य। ये POP डैशबोर्ड में सारी चीज़ें हम लोग को प्राप्त हो जाती है। अगला देखते हैं कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना। एग मार्केट नेट, एग्रीकल्चर मार्केट नेट,
एग्रीकल्चर मार्केट नेट। तो ये हो गया एग मार्क नेट। एग मार्क नेट। एग मार्क नेट क्या है? एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम्स। एग मार्क नेट एक पोर्टल है, तो इसको देख लेते हैं। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य क्या है? बागवानी और संबंध क्षेत्र से संबंधित कृषि क्षेत्र के विपणन योग्य अधिशेष के प्रभावी प्रबंधन के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए G2C। जी मतलब हो गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये जानकारी प्रदान होता है। यह देश भर के कृषि उपज बाजारों में दैनिक आमद और वस्तुओं की कीमत के बारे में वेब आधारित सूचना प्रवाह को सुगम बनाता है। इसमें 2 क्रियान्वयन एजेंसी के तहत 5 घटक शामिल हैं। कौन कौन सा? विपणन और निरीक्षण निदेशालय या DMI मंत्रालय का एक प्रभाग के रूप में, कृषि विपणन के एकीकृत योजना, नई कृषि विपणन अवसंरचना उपयोजना, ये सब, एगमार्क ग्रेडिंग, लघु कृषि व्यापार संघ, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। चौधरी चरण से रहते इसे इतना कुछ याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस एग मार्क नेट के बारे में हम लोग जान लिए कि ये एक पोर्टल है और इसके माध्यम इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें कार्यरत है। मुख्य 5 घटक इसमें शामिल है और ये करता क्या है कि दैनिक आमद और वस्तुओं की कीमतों के बारे में वेब आधारित सूचना को प्रवाह को सुगम बनाता है। बस ये हमारे लिए बहुत है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, NMAT। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है। यह एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसान और आधारित और किसान के प्रति जवाबदेह बनाना। अब देखिए इसमें नाम से पता चल जाएगा, नेशनल मिशन है ये तो राष्ट्रीय हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर को एक्सटेंशन करना है और उसका उसमें टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को ये बता रहा है। तो इसके लिए जो भी FPOs हैं उसके लिए गठन होगा और उसमें किसानों के हित समूह में एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सूचना प्रसार के लिए व्यापक भौतिक पहुंच और प्रसार के लिए इंटरेक्टिव तरीके ICT का उपयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीनीकरण आदि को इसमें यूज किया जाएगा। इसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा के तहत प्रारंभ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आत्मा के तहत इसका प्रबंधन किया जाता है। आत्मा मतलब हो गया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो 2 चीज़ याद रखना है इसमें, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसको कौन कर रहा है? आत्मा, ATMA, ठीक है। मुख्य घटक क्या है? कृषि विस्तार पर उप मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ऊपर जो हम लोग पढ़े थे नेशनल मिशन और उसी का सब मिशन हो गया ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यह कृषि और संबंध क्षेत्र में जागरूकता निर्माण तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी, एक्चुअली ये कृषि में या एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के उपयोग के बढ़ावा को लेकर के सारी चीज़ें हैं। कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन है। कृषि विस्तार, कृषि का विस्तार करना है और उसमें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही है। तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन, यही चीज़ है। तो उसके लिए एक सब मिशन है SMA, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसी तरह से अलग अलग मिशन है, इसमें सब मिशन अलग अलग हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर में हमने देखा नेशनल मिशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। इसी का सब मिशन क्या हो गया? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। दूसरा है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी। अगला क्या है? सब मिशन ऑन सीड प्लांटेशन। फिर सब मिशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। SMA
SMAM, SMSP, SMPP, AU, AM, SP, PP, ये हमारा सब मिशन है, इसको हमें याद रखना। ये किसका सब मिशन है? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी का। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप कहीं भी आप मेंशन कर सकते हैं, इससे आंसर राइटिंग आपका बहुत शानदार हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका सम मिशन क्या है? सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, सम मिशन ऑन सीड्स प्लांटेशन एंड सम मिशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। AE, AM, SP एंड PP। ठीक है, अगला देखते हैं। फार्म्स ऐप, FAR, फार्म्स ऐप, फार्म मशीनरी सोल्यूशन। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऐप के माध्यम से किसानों की व्यक्तिगत रूप से मदद की जाएगी। फार्म मशीनरी सोल्यूशन है, शब्द से हम देख लेंगे, मशीनरी सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो किसानों को व्यक्तिगत रूप से मदद किया जाएगा। इसमें ऐसे कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर ले सकेंगे और साथ ही वे पुरानी कृषि मशीनरी को बेच व खरीद सकेंगे। बिल्कुल, ये मशीनरी सोल्यूशन दे रहा है। फार्म्स ऐप क्या करता है? मशीनरी सोल्यूशन देता है। फार्म्स मशीनरी सोल्यूशन ऐप। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा हो गया ये संरक्षण अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, अन्नदाता का आय संरक्षण करना है। नाम से ही पता चल जाता है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, मतलब किसानों को आय संरक्षण के अभियान से जोड़ना है। इसमें 3 प्रमुख घटक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पूरे राज्य के लिए एक खरीद सीजन में मूल्य संवर्धन योजना, PSS, मूल्य समर्थन योजना, या मूल्य अंतर अभियान, PDPS को लागू करने का विकल्प है। वे इन्हें विशेष रूप से अधिसूचित तिलहन के फसलों के संबंध में लागू कर सकते हैं। देखिए, इसमें 3 मुख्य घटक है। इसमें एक तो ये बता रहा है कि जो खरीद सीजन होगा उसमें मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट जो सिस्टम है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मान लिया सरकार जो है एक प्राइस सपोर्ट घोषणा करती है, उस आधार पे जैसे MSP, मान लिया जो मूल्य है उस पर किसानों को फसल बेचना है। अब उससे यदि कम मिलेगा तो PDPS के तहत मूल्य अंतर भुगतान योजना भी शामिल किया गया है। तो मूल्य में जो अंतर हुआ उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। वे इन्हें विशेष रूप से अधिसूचित तिलहन की फसलों के संबंध में लागू कर सकते हैं। तो ये है इसमें PSS। और मूल्य अंतर कौन है? प्राइस डिफरेंस भुगतान योजना है ये। ठीक है, यदि PSS है और उस आधार पर यदि नहीं मिल पाता है मूल्य तो PDPS लागू होगा उसके ऊपर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 प्रकार की दालों, तुअर, उड़द और मसूर पर 2023-24 के लिए 40% की खरीद सीमा को समाप्त कर दिया है। ऐसा मूल्य समर्थन योजना के तहत किया गया है। सरकार ने यह कदम दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया है। खास करके ये दलहन और तिलहन के संबंध में ये चीज़ें हैं। जैसे दाल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है खरीद सीमा जो है 40%, एक सीमा लगा हुआ था तो उसको समाप्त कर दिया है, ताकि ऐसा मूल्य समर्थन योजना के तहत किया गया है। सरकार ने यह कदम दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया है। इस निर्णय के तहत किसानों से बिना किसी सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन दालों की खरीद का आश्वासन दिया गया है। इस योजना का 3 मुख्य घटक है: मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान योजना और मूल्य अंतर भुगतान योजना, PDPS, वही चीज़ है। इसमें 3 मुख्य घटक PSS है। इस योजना के तहत केंद्र नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपड़ा, नारियल गिरी की भौतिक खरीद की जाती है। इस खरीद का व्यय और खरीद का कारण होने वाले नुकसान का वहन केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार इसका वहन करती है।
मूल्य अंतर याद आता है यदि इस योजना में उन सभी तिलहनी फसलों को कवर किया जाता है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है। जिन जिन तिलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और यदि वो नहीं मिल पाता है तब इस प्रकार किसानों को एमएसपी और बिक्री मूल्य में जो अंतर होता है उसका सीधा भुगतान किया जाएगा। अगला, खरीद परिचालन में निजी क्षेत्रकों की प्रायोगिक आधार पर भागीदारी की जाएगी। निजी क्षेत्र को भी इसमें लाया जाएगा। तिलहन के मामलों में राज्य के लिए प्रायोगिक आधार पर पीपीएस आरंभ करने का विकल्प होगा। राज्य सरकार पीपीएस प्रारंभ कर सकती है, वो विकल्प होगा उसके पास में। तो पी हो गया प्राइवेट के लिए पीपीएस हो गया ये, ठीक है। प्राइवेट के लिए पीपीएस, प्राइवेट पीपीएस, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो मूल अंतर भुगतान योजना। अगला देखते हैं, जलवायु समुत्थानशील कृषि पर नवाचार, कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर निकरा, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर निकरा, ठीक है। तो इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रारंभ किया है। उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु संबंधी सुविधता के प्रति भारतीय कृषि को लोकशील बनाना। इसके 4 घटक हैं, रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित प्रतिस्पर्धा अनुसंधान। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे 4 घटक। जलवायु समुत्थानशील पर कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, मतलब इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, नेशनल इनोवेशन ऑन इस पे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, NICRA, नेशनल इनोवेशन राष्ट्रीय नवाचार, हम किस पे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, CRA, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, NICRA। और इसके 4 घटक हैं। NICRA के 4 घटक हैं क्या, रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन टेक्नोलॉजी, क्षमता निर्माण और प्रायोजित प्रतिस्पर्धी अनुदान, मतलब ये सब्सिडी हो गया, ये क्षमता निर्माण हो गया, ये टेक्नोलॉजी हो गया और ये स्ट्रेटेजी हो गया। स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, क्षमता कैपेबिलिटी और सब्सिडी, STCS, इस तरह से याद कर लेंगे इसको, STCS। एस हो गया स्ट्रेटेजी, टी हो गया टेक्नोलॉजी, सी हो गया कैपेबिलिटी और एस हो गया सब्सिडी, STCS। इसके 4 घटक हैं। इसके 4 घटक हैं, NICRA का नया CRA जो है NICRA, उसका 4 घटक है, STCS, TCS कंपनी है तो उस आधार पे STCS, नौकरी करना है तो STCS करना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर। इसके लिए आर्या योजना लाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, उसको रिटेन भी करना है, यूथ इन एग्रीकल्चर। विविध कृषि संबंध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों की शुरुआत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित और सशक्त करना, इस प्रकार वे चयनित जिलों में सतत आय और लाभकारी रोजगार अर्जित कर सकेंगे। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य के लिए एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है। इसके प्रौद्योगिकी भागीदार कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। प्रत्येक जिले में 200 से 300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशीलता गतिविधियों में उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए पहचान की गई है। तो ये हो गया आर्या योजना। आर्या का फुल फॉर्म क्या हुआ, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अगला देखते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान नेटवर्क,
यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। कृषि और संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स का आकलन करता है। वित्त पोषण केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। केवीकेएस का निम्नलिखित स्वीकृति कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान परिषद, ये सब सारी चीज़ें होती इसमें शामिल है। और केवीकेएस द्वारा की जाने वाली गतिविधि खेत स्तर पर परीक्षण, अग्रिम पंक्ति के लिए तकनीकी प्रदर्शन, सूचना और संचार तकनीक, अन्य मीडिया उपयोग, कृषि सलाह प्रदान करना, क्षमता निर्माण और कृषि प्रौद्योगिकियों के संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। तो ये हो गया कृषि विज्ञान केंद्र एवं ज्ञान नेटवर्क। अब हम आगे जो है अगले वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।